So now, so friends, I welcome you all to this fourth session of the Sarfaishi Act. Friends, Sarfaishi Act is one of the very crucial act, as we know from the very initial sessions. Now, friends, in today, we are now going to see the negative side of the act. यानी फ्रेंड्स अब तक हमने पूरी पॉजिटिव साइड देखा था. फर्स्ट सेशन था, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था. सेकंड सेशन के अंदर हमने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में देखा था. थर्ड सेशन के अंदर हमने नेगेटिविटी के थोड़ी थोड़ी चीजों को शुरू किया था. पर एग्जैक्टली उसका जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है उसको हम आज हमारे सेशन के अंदर समझेंगे. लेट्स फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्ट. द एक्ट टॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets. यानी हम एक्ट के अंदर फाइनेंशियल असेट्स के सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं. और आज मैं आपको रिकैप करवाऊं तो सिक्योरिटाइजेशन क्या था, तो पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या था. तो असेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मान लो मैं एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मैं बैंक के असेट्स खरीदने का जो प्रोसेस करता हूं या जिस प्रोसेस से बैंक अपने असेट्स असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचता है, एआरसी को बेचता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन. अब फ्रेंड्स, इफ आई एम एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इफ आई वांट टू बाय द असेट्स फ्रॉम बैंक, then it is very much obvious I need funds. Then in that situation, friends, मैं एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिस प्रोसेस से फंड्स रेज करता हूं, यानी कि फंड रेज करने के लिए मैं जब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करता हूं और फंड रेज करता हूं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन. तो ये सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं? फाइनेंशियल असेट रिलेटेड करते हैं. और जब फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल असेट्स बोरोवर या ऑब्लिगेटर के पास से रियलाइज ना हो पाए तो एक नेगेटिव चीज की शुरुआत होती है, दैट इज एनफोर्समेंट of security interest. And friends, today we are going to understand this particular concept of enforcement of security interest. So main friends, हमें आज क्या समझना है कि भाई what is enforcement of security interest. That is a main thing we are going to study. अब फ्रेंड्स इसके ऊपर जाए उसके एक बार रिकैप करवा देना चाहता हूं एक सेक्शन का, सेक्शन नंबर 9. तो एक छोटा सा खाली रिकैप ले लेते हैं ऑफ सेक्शन 9. व्हाट सेक्शन 9 सेड? व्हाट सेक्शन 9 सेड फ्रेंड्स? तो इट इज Section 9 measures of asset reconstruction. मेरे मुताबिक asset reconstruction starts and ends. Asset reconstruction starts with acquisition of financial assets and ends with realization of financial assets. तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर अगर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कर रहे हो और उसमें अगर सारे पैसे रिकवर हो जाए, मान लो कि मैंने एक 100 रुपए का फाइनेंशियल एसेट खरीदा है और बोरोवर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अगेन रिमेंबर, आई एम एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो अगर मुझे बोरोवर के पास से 100 रुपीज रियलाइज हो जाते तो इट इज रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एब्सोल्युटली परफेक्टली डन. Then in that situation my financial assets are absolutely realized. But friends, the question will come when the investment, or you can say the is not realized, and in that situation various measures are required to be taken by an asset reconstruction company. Those measures, then friends मैं सिंपली आपको रिकवर करवा दूं तो एक था सेटलमेंट, सेकंड इज rescheduling, third is
conversion of debt into shares. Fourth is takeover of assets. Fifth is सेल ऑफ बिजनेस. इतना ही तो नॉर्मल है. सिक्स्थ एक इंपॉर्टेंट था, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ business of borrow. And here friends, it is under section 15 जो हमने देखा हुआ है. And seventh is the last which we are going to understand today is enforcement of security interest, and this is under section 30. So friends, today we are going to understand this particular thing, that is how the enforcement of security interest takes place, and that too under section 13. That is a main agenda we are going to see in this today's session. Now friends, if we focus on this section 13, so this section 13 is a very crucial section, very important section, and very difficult to understand. Now how it is very difficult to understand, friends, when you try to understand this particular section directly from the bare act, or directly from the ICI module, or directly from any reference book you take, it is bit typical because its sequencing is not that perfect. So what an attempt I have made, that for today's session you can also find the notes from the description, you can download that, or just I have done reshuffling of various points. I have not diluted the sections in the notes. मैंने लैंग्वेज को सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने लैंग्वेज को सेम रखा है. जस्ट मैंने इस इधर उधर करके मॉडिफाई किया है. फ्रेंड्स, आज के सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन के आपको मिलेगा उस पर कंप्लीट नीचे आपको नोट्स दे दी गई. तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को एक अलग तरीके से, एक अलग सीक्वेंस से हम इस पूरे सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, दैट हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन गोज. नाउ फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज है, हम सबसे पहले इसके अंदर इनिशियल पार्ट में कुछ इनिशियल या एप्लीकेशन पॉइंट्स को देखेंगे. फिर हम बेसिकली पावर्स अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 को देखेंगे. फिर हम नोटिस के बारे में देखेंगे. एंड फिर हम एनफोर्समेंट के अंदर ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको समझेंगे. एंड में पेंडिंग ड्यूज का. So friends, this is how the whole structural part of this particular section will go, and we try to understand that in a very systematic manner. And how the things will go, हम कैसे इसको पूरा समझेंगे फ्रेंड्स, तो मैं पहले आपको डायरेक्ट में से पढ़ के उसको समझाऊंगा, और फिर हम 3-3, 4-4 पॉइंट्स होते जाते तो हम उसे साथ साथ यहां पे समराइज करते जाएंगे. दैट्स द वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़े. उसके अंदर सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि हमें ये पावर्स पता होने चाहिए.
we should be aware with that which are the powers available. So friends, let us first see that in very short first. Powers of enforcement, एंड इसका सेक्शन है सेक्शन 13 सब सेक्शन 4. ऐसे फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि आपको इकोनॉमिक लॉस के अंदर कोई सेक्शन याद नहीं रखने, और उसमें भी व्हेन द पॉइंट कम्स ऑफ रिमेंबरिंग द सब सेक्शन इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. बट मैं अभी आपको इस सेक्शन के अंदर दो ही सेक्शंस याद रखने के लिए कहूंगा, जस्ट फॉर आवर इंटरनल क्रेडिट पर्पस. वन इज सेक्शन 13 सब सेक्शन 4, अनदर इज सेक्शन 13 सब सेक्शन 2. अभी मैं खाली शॉर्ट में बता देता हूं 13 सब सेक्शन 2 क्या है. एक मिनट में यहां आपको बता दूं. तो ये 13(4) एंड ये जो नोटिस है वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में. ये दो सेक्शंस आपको याद रखने हैं जिससे हम इस सेक्शन के अंदर अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले पाए. There's no other reason why we need to remember this particular section. Now friends, कितने पावर्स हमारे पास अवेलेबल है? तो यहां पे 4 मेन पावर्स अवेलेबल है. Four main powers. The very first power is take possession of assets, जो एकदम नॉर्मल पावर है, विच इज वेरी नॉर्मल पावर. Second power is just a minute. Takeover of management of बिजनेस ऑफ बोरो. एंड इसमें मैं को याद करवा दूं, ये हमने देखा था अंडर सेक्शन 50. ये ऑलरेडी हमने देख लिया, जिसको मैं शॉर्ट में कहता था टोमो बॉब, इफ यू कैन रिमेंबर फ्रेंड्स, राइट. फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पावर आता है अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ मैनेजर. ये फ्रेंड्स हम थोड़ा बहुत हमने देखा था इसके बारे में व्हेन वी आर डिस्कसिंग दैट व्हिच आर द फंक्शंस दैट कैन बी डन बाय एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. और तब फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि असेट रिकंस्ट्रक्शन स्वाभाविक तौर से सिक्योरिटाइजेशन कर सकती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है. फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और 3 काम कर सकती थी: एक्टिंग एज अ मैनेजर, एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट एंड एक्टिंग एज अ लिक्विडेटर व्हेन अपॉइंटेड बाय कोर्ट. तो ये कुछ काम थे जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने आप मींस कर सकती थी, बट फॉर दिस दे नीड टू ऑब्टेन अ आरबीआई अप्रूवल. एंड इसके अलावा और कोई भी काम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं कर सकती. तो ये हमने तब देखा था बेसिकली. एंड लास्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटीमेटिंग टू डेटर ऑफ बोरो. यानी यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मुझे मिस्टर एक्स नामक बोरोवर के पास से पैसे लेने. अब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई के पास से पैसे लेने थे. तो मैं मिस्टर वाई को नोटिस भेजता हूं कि मिस्टर वाई, वॉट एवर अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड बाय यू टू मिस्टर एक्स, डोंट पे टू मिस्टर एक्स, पे टू मी. And once you pay to me, that is once Mr. Y pays to me, where I am an asset reconstruction company, pays to me, that will be considered as satisfaction of dues of Mr. Y to Mr. X and Mr. X to me as an asset reconstruction company. So friends, basically 4 प्रकार की चीजें यहां हो सकती थी. एक, taking possession of asset, take over of management,
appointing a person as manager, and last is intimating to debtor of the borrower. तो ये चार प्रकार की चीजें कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, इस सेक्शन 13 के अंदर ज्यादातर प्रोविजंस पूरे किसके बारे में बताए गए? देन इट इज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज हाउ द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैन टेक द पोजेशन ऑफ द पर्टिकुलर असेट्स एंड हाउ दे कैन सेल इट in the market. So now with this base, remember then friends, 4 points: assets, Chumobob, manager and borrower. ये चार चीज आपको याद रहनी चाहिए. Possession of assets, takeover of management, appointment of manager, and last is what? Intimating the debtor of borrower. हम याद कैसे रखेंगे? Possession, takeover, manager and debtor. कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? हमें याद रखना बहुत जरूरी है. Possession, takeover, manager, debtor. PTMD. That's the way we will remember this 4 actions. Now friends, let us move to the actual section 13 and उसके एक एक पार्ट को हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं. So friends, coming to this particular section 13, as you can see on the screen. Friends, this section 13 is a very important part. If we try to categorize, then now, earlier I was categorizing this answer as B category, but now seeing the new paper style, the new paper way, the integrated case studies can be asked, then this section 13 is now occupying a very, very important position. And now it is category A. So now it is A category question to be taken care of. Now friends, we will try to demystify this particular provision. We will try to understand one provision. The very first, exercise of right of secured creditor. Now here friends, secured creditor includes all, but here when for time being we are understanding secured creditor, we will try to understand that this secured creditor is nothing else but this is asset reconstruction company. हमें टाइम बिंग के लिए इस तरीके से समझना है. सिक्योर क्रेडिटर का मतलब क्या? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो फ्रेंड्स, व्हाट दे से, the rights of secured creditor under this act may be exercised by one or more officers authorized in this behalf. So the point is rights exercised, officers authorized. ये बहुत स्वाभाविक सी चीज है फ्रेंड्स. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने ऑफिसर्स के थ्रू उसको जो जो राइट्स दिए गए. विच आर द राइट्स फ्रेंड्स? देन अगेन यू शुड रिमेंबर लाइक दिस: possession, takeover, manager and debtor. तो ये जो सारे राइट्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करेगा? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. कैसे एक्सरसाइज करेगी? बाय वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स. देन कम्स फ्रेंड्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज right of action against the guarantor or pledged assets. The secured creditor shall be entitled to proceed against the guarantors or sell the pledged assets without first taking any of the measures specified under section 13 subsection 4. What is this section 13 subsection 4? वापस याद दिलाता हूं: possession, takeover, manager, debtor. तो फ्रेंड्स, ये कुछ भी करने से पहले, यानी मान लो मिस्टर एक्स जो मेरा बोरोवर है, मिस्टर एक्स ने जब लोन ली थी तो मिस्टर जेड ने, मिस्टर वाई ने नहीं, मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स की गारंटी दी थी. तो ये कोई भी जो सेक्शंस है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वो कोई भी सेक्शन को करने से पहले मैं एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल गो टू whom? I'll go to that guarantor and I'll try to recover that money from guarantor. Then only I should recover the money by resorting to this particular ways. Now friends comes is in
case borrower fails to discharge his liability in full, I'm not going right now with number of days, बाकी हम डेज देखेंगे कि हम इसके बाद नोटिस सर्व करना सीखेंगे. वंस वी सर्व द नोटिस, उसके बाद 60 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है सामने वाले बोरोवर को पे करने के लिए. एंड अगर ये बोरोवर नोटिस के देने के बाद के 60 डेज में भी पे नहीं करता है, तो फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहां बताए गए मेजर्स को ले सकते हैं. तो विच आर दोज मेजर्स? In case the borrower fails to discharge his liability in full within 60 days from the date of notice, the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures. So now we are going to see those measures. And which are those measures? So friends, the very first, possession, takeover, manager and debtor. So take possession of the secured assets of the borrower, including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured assets. Very good. Second is takeover of management of business of borrower. इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा because this is something under section 50. Third is appointing a person as manager. To appoint any person herein referred to as manager to manage the secured assets, the possession of which has been taken over by the secured creditor. And the last is required at any time by notice in writing any person who has acquired any of the secured assets from the borrower. यानी मिस्टर वाई जिसने मिस्टर एक्स के पास से एसेट खरीदे and from whom any money is due or may become due to the borrower. यानी बोरोवर को मिस्टर वाई के पास से पैसे लेने टू पे, यानी हम उस मिस्टर वाई को कहते हैं टू पे the secured creditor so much of the money as it is sufficient to pay the secured debt. यानी मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के पास से एसेट खरीदा है, सो मिस्टर वाई हैज टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर एक्स. तो आई एम एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. आई विल टेल टू मिस्टर वाई बाय नोटिस दैट मिस्टर वाई, whatever amount you are going to make the payment to Mr. X, don't pay to Mr. X, pay to me. And furthermore, you might be raising it out that will Mr. Y be required to pay to Mr. X? No. Any payment made by such person, यानी कि Mr. Y, to the secured creditor, यानी कि ARC shall give such person, यानी Mr. Y, a valid discharge as if he has made payment to the borrower. So friends, let's try to just understand this by writing an example. तो मैं खाली लिखूं अगर example के तौर पे, तो require at any time by notice in writing any person means Mr. Y, who has acquired any of the secured assets from the borrower. Who is borrower? Mr. X, and from whom any money is due or become payable to borrower. Borrower यानी Mr. X. 2. To pay the secured creditor. Secured creditor यानी asset reconstruction company. So much of the money as it is sufficient to pay the secured debts. And any payment made by such person એટલે Mr. Y, to the secured creditor એટલે asset reconstruction company shall give such person Mr. Y a valid discharge as if he has made payment to borrower, यानी मिस्टर वाई ने पेमेंट किया है मुझे एआरसी को, पर मान लिया जाएगा एज इफ मिस्टर वाई ने किसको पेमेंट किया है? मिस्टर एक्स को. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन बाय एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. बट बेयर इन माइंड, मैंने बोरोवर को नोटिस भेजी और बोरोवर ने 60 डेज तक पेमेंट नहीं किया, उसके बाद ही मैं बोरोवर के ऊपर ये एक्शंस ले सकता हूं. देन फ्रेंड्स, द फर्दर पॉइंट कम्स right of action in case of joint financing of a financial asset. तो what is this friends? मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो लोन है, जो मुझे पैसे रिकवर करने मिस्टर एक्स के पास से, बोरोवर के पास से,
वो किसी एक बैंक ने नहीं दिए थे लोन, वो 3-4 बैंक ने मिलजुल के लोन दी थी। दैट इज नोन एज जॉइंट फिनेंसिंग। या इसे फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी कहा जाता है दैट इज कंसोर्टियम फिनेंस। तो ऐसा कंसोर्टियम फिनेंस हुई, जॉइंट फिनेंस हुई, एक से ज्यादा बैंकों ने मिलजुल के लोन दी हो, तो फिर लॉ कहता है कि मैं यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी प्रकार की एक्शन बोरोवर के सामने लेना चाहता हूं, उसके पहले मुझे इन बैंक्स की यानी सिक्योर क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी होगी, और मैं जो भी रिकॉर्ड्स लेना चाहता हूं उसके लिए मुझे मिनिमम 60% ऑफ वैल्यू ऑफ डेट की अप्रूवल चाहिए। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लाइफ में तो इस सिचुएशन में 100% लोग अप्रूवल देंगे, बिकॉज जो भी पैसे रियलाइज होने वाले वो सारे पैसे मैं अकेला नहीं रखने वाला, मैं प्रोपोर्शनेटली उन सारे क्रेडिटर्स को भी देने वाला हूं। सो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलमोस्ट कोई क्रेडिटर मना नहीं करता, पर एक बार उन्हें बताना पड़ता है। एंड दूसरी चीज, अगर कोई क्रेडिटर मना करता भी है एंड इट इज ट्राइंग टू हिंडर द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ डेट, then we always have an option to move towards debt recovery tribunal in this particular situations. So friends, let us read this. In case of financing of a financial asset by more than one creditors or joint financing of a financial asset by secured creditor, यानी बेसिकली यहां पे जब एक से ज्यादा सिक्योर क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हो या फिर जब जॉइंट फाइनेंसिंग की बात हो तब की ये बात है। नो सिक्योर क्रेडिटर शेल बी एंटाइटल्ड, यानी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा टू एक्सरसाइज एनी राइट्स कन्फर्ड ऑन हिम अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। 13 सबसेक्शन 4 यानी फ्रेंड्स वापस से मैं याद दिलवा दूं, अ पोजेशन, टेक ओवर, मैनेजर एंड डेटर, unless exercise of such right is agreed upon yani approved by secured creditors representing not less than minimum 60% in value of the amount outstanding, and such action shall be binding on all secured creditors। यानी फ्रेंड्स अगर 60% क्रेडिटर्स मान जाते तो फिर ये चीज बाकी सब के ऊपर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, द प्रोविजंस of insolvency and bankruptcy code will also be applicable. So the provisions contained in section 13 subsection 9 of this act are subject to provisions contained in IBC 2016. So friends, हम जब IBC के ऊपर चर्चा विचारणा करेंगे, that point of time we will also try to discuss on this particular matter of this asset reconstruction. So फिलहाल तो अभी आपको क्या जस्ट लेके चलना है कि अगर हमें कोई भी प्रकार के you can say पावर को एक्सरसाइज करना और ज्वाइंट फाइनेंसिंग हो तो 60% क्रेडिटर्स की अप्रूवल कंपल्सरीली हमें लेनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने कितने पॉइंट्स को देखा है यहां पे, अगर आप खाली देखो तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले कौन से पॉइंट को देखा था? देन फ्रेंड्स, सारे पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर। सेकेंड हमने ये देखा था कि अगर कोई गारंटर हो तो उसके लिए हम पहले जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमने देखा मेजर्स का। फिर चौथा पॉइंट आया विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, जॉइंट फाइनेंसिंग। एंड पांचवा पॉइंट और एक देख लेते हैं, इन केस द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद provisions of Companies Act 2013, not 56 but 2013। So friends, ये कहना चाहते हैं कि अगर लिक्विडेशन शुरू हो चुका है तो सरफाइशी एक्ट को भी ओवरराइड कर देगा कंपनीज एक्ट का सेक्शन, जो हम ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स पढ़ते थे, एंड उसके मुताबिक सारे एसेट्स का क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, सारे एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतने से पॉइंट्स को हम पहले समराइज करने का प्रयास करते हैं। इतने से प्रोविजंस को समराइज करता है।
ARC to take action via its so in my opinion via its authorized officer. Before taking measures under section 13 subsection 4 ARC to resort to यानी अगर कोई गारंटर्स हो तो एआरसी को सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? गारंटर्स के पास जाना चाहिए. In case of joint financing, before taking measures under section 13 subsection 4, मैं वापस से नहीं लिखता, खाली अंडरलाइन कर लिया, कोमा ARC to obtain consent of minimum 60% of value of debt, and once it is being taken it will become binding on all. ये फ्रेंड्स आप साथ साथ लिखते रहना. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, in case of liquidation, the Companies Act 2013 सो फ्रेंड्स नॉर्मली असेट सरफाइशी एक्ट के मुताबिक सब कुछ आप रिकवर कर सकते हो, पर इन केस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, देन इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स 100% द कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई. और उसके अंदर जो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं, जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, उसके जो सारे रूल्स है, उसके अंदर जो वाटरफॉल अप्रोच से हम पूरी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीजें, ऑल दोस थिंग्स विल बी एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर कंपनी एंड वी नीड टू कंपल्सरीली फॉलो दोस पर्टिकुलर. So friends, these are the 4 initial points. So first हमें क्या ध्यान रखना है? Preliminary provisions का. Second हमें क्या ध्यान रखना है? Powers of enforcement का. Now and very important point comes, that is with respect to notice, right? जिसको हमें समझने का प्रयास करना है. So now let us try to understand that particular point of notice. The secured creditor is empowered to issue a return notice to the borrower if the borrower makes any default, यानी पहले default होना चाहिए, in repayment of any secured debts or any secure installment thereof, and the account of such borrower is classified by the secured creditor as non-performing asset. यानी कि डिफॉल्ट है और साथ साथ एंड है, एंड द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट. Furthermore, not that much important, but let us try to understand.
The requirement of classification of secured debt as NPA shall not apply to a borrower who has raised funds through issue of debt security. Okay, in the sense, right, जहां पे कंपनी ने डिबेंचर्स के तौर पे पैसे रिलीज किए हो और सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर ट्रस्टी हो, तो ये एनपीए क्लासिफाई करना ऐसा कोई प्रोविजन आएगा नहीं. एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज, the debenture trustee shall be entitled to enforce the security interest in the same manner as is provided under this particular section 13, with such modifications as may be necessary and in accordance with the terms and conditions of the security documents executed in favor of debenture trustee. So friends, normally अगर डिबेंचर बैंक्स है तो वो ये सेक्शन 13 को फॉलो करे, पर अगर डिबेंचर ट्रस्टी है तो वो सेक्शन को 13 को फॉलो करे, और जहां जहां जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रस्ट डीड होती है, कोई चार्ज होता है, वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो नोटिस है वो नोटिस के अंदर सारी डिटेल्स बताई जाएगी. तो द डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल प्लस खास बताना होगा कि भाई बोरोवर हैज टू मेक द पेमेंट विद इन 60 डेज ऑफ द नोटिस. तीसरा बताना होगा कि अब अगर बोरोवर पे नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के एक्शंस लिए जाएंगे. फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस सेक्शन 13 सबसेक्शन 4? अगर मैं वापस से याद दिलवा दूं तो पोजेशन, टेक ओवर, मैनेजर, डेटर. रिमेंबर दिस अगेन अगेन अगेन. तो एक्शन ले सकते हैं. खास जो असेट्स गिरवी रखे और जो डिटेल्स हमारे पास है उसकी भी डिटेल्स इस नोटिस के अंदर दे दी जाएगी. And after receipt of notice from ARC, the borrower shall not transfer any of these secured assets referred to in the notice without the prior written consent of secured creditor. यानी एक बार मैं एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मिस्टर एक्स के ऊपर नोटिस भेजता हूं, तो मेरी नोटिस जाने के बाद इस नोटिस के अंदर जिन जिन असेट्स के बारे में बताया है वो एक भी असेट मेरी प्रायर परमिशन के बिना मिस्टर एक्स बेच सकता है. ये पॉइंट का खास ध्यान मिस्टर एक्स को रखना होगा. प्लस जैसे मैं यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये नोटिस मिस्टर एक्स को भेजता हूं, मिस्टर एक्स क्या करेगा? मिस्टर एक्स जो है वो व्हेन अ नोटिस इज सर्व्ड ऑन द बोरोवर, by the secured creditor, the borrower is entitled to make a representation or raise his objections. यानी अगर बोरोवर को ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें थोड़े चेंजेस होने चाहिए, कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, तो वो मुझे क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है. और अगर बोरोवर मुझे रिप्रेजेंट करता है तो मुझे उन रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करना होगा. फ्रेंड्स, कंसीडर करने का मतलब एक्सेप्ट करना नहीं होता, कंसीडर करना होगा. और कंसीडर करने के बाद अगर मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं तो मैं मेरे मेजर्स को चेंज कर दूंगा, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मुझे उसे कम्युनिकेट करना होगा. सो if the secured creditor comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable, he shall within 15 days communicate to the borrower the reasons for non-acceptance of the representation or objection. And the last, the reasons so communicated or the likely action of the secured creditor shall not entitle the borrower to make an application to DRT. Here application means appeal. So अगर मेरी बात से बोरोवर को बुरा लगता है तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस एक्ट के मुताबिक कर रहा हूं, तो बोरोवर हैज नो पावर टू गो अगेंस्ट मी टू DRT. ये फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, चलो इस छोटे से पॉइंट को भी हम साथ साथ रियलाइज कर लेते हैं. There is a point with friends with respect to section 13 subsection 2. Few important points to note. ये आप साथ साथ मेरे साथ साथ नोटबुक में लिख सकते हो. Notice given by asset reconstruction company.
second notice given to borrower. But very important to note, when default occurs and asset becomes non-performing asset. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस टू स्पेसिफाई with respect to default request to repay within 60 days of notice. If not paid, measures under section 13 subsection 4, notice to specify detail of assets, and moreover post notice borrower not to sell assets specified in notice without the consent of secure creditor. So that point compulsorily needs to be taken care while this particular. फिर important point क्या है? Borrower. मैं short में borrower को मैं BR लिखता हूं. Borrower may represent यानी borrower चाहे तो क्या कर सकता है? रिप्रेजेंटेशन बेच सकता है. ARC to consider such, यानी वो रिप्रेजेंटेशन को ARC क्या करेगी? कंसिडर करेगी. If ARC thinks that representation is not tenable, then ARC to communicate non-acceptance within 15 days to borrower. तो फिर ARC borrower को बता देगी एंड ये बात के लिए बोरोवर एसएच डीआरटी के पास कभी भी जा सकता है, पर इस बात के लिए बोरोवर डीआरटी के पास जा सकता नहीं. सो फ्रेंड्स, ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये जो 8 पॉइंट्स, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू नोटिस, जो आपको खास ध्यान रखना है. सो सबसे पहले हमने क्या देखा? बेसिक प्रोविजंस देखे, फिर हमने मेजर्स देखा, एंड तीसरा हमने क्या देखा? नोटिस. इसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा? देन इसके बाद फ्रेंड्स आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम कैसे मेन एक मेजर के ऊपर आ सकते हैं, एंड दैट मेजर इज विथ रिस्पेक्ट टू पोजेशन. तो पोजेशन ऑफ असेट है, उसके मेन मेजर के बारे में हमें यहां पे पूरा समझना होगा. अब फ्रेंड्स,
हमें पूरा यहां पे समझना होगा, दैट विल बी द फोर्थ पार्ट। तो मैं अब तक के पार्ट्स का खाली आपको रिकैप दूं तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जस्ट एक मिनट फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आ जाए। हाँ, कुछ प्रिलिमिनरी पॉइंट्स थे, जैसे ऑथोराइज ऑफिसर्स के थ्रू सारे ये पॉइंट्स लिए जाएंगे। बिफोर टेकिंग मेजर्स गारंटर अगर हो तो उसके पास जाना चाहिए। तीसरा, अगर जॉइंट फाइनेंसिंग हो तो 60% क्रेडिटर्स की अप्रूवल चाहिए। चौथा, अगर लिक्विडेशन होगा तो कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल। ये 4 प्रिलिमिनरी प्रोविजन थे। इसके बाद हमने देखा कि कौन से 4 मेजर्स ले सकते। देन द वेरी फर्स्ट वाज possession of asset, जिसके ऊपर हम डिटेल में देखने वाले थे। सेकंड इज टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर। द थर्ड इज द मैनेजर एंड द फोर्थ इज द इंटीमेशन टू डेटर ऑफ बोरोवर। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमने नोटिस के प्रोविजंस देखे। और सॉरी फ्रेंड्स, क्या थे उसके नोटिस के प्रोविजंस। देन सबसे पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल गिव द नोटिस टू बोरोवर। खास ध्यान क्या रखना है, ये नोटिस तभी दे सकते हैं जब पहले तो डिफॉल्ट हो, और दूसरा ये असेट एनपीए क्लासीफाई हो। ये एनपीए क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट जब डिबेंचर ट्रस्टी सिक्योर क्रेडिटर और वो कंपनी के पास से पैसे रिकवर कर रहा हो तब आएगी नहीं। देन थर्ड इज नोटिस शुड गिव एवरी डिटेल, एंड उसमें खास आ जाना चाहिए 60 डेज के अंदर अंदर पैसे पे कर देना। उसके बाद खास करके बोरोवर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बोरोवर जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो मुझे कंसीडर करना होगा। कंसीडर करने के बाद अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मैं मेरे मेजर्स को मॉडिफाई कर दूंगा, पर अगर मैं रिजेक्ट करता हूं तो मुझे सामने वाले बोरोवर को 15 दिन में कम्युनिकेट कर देना होगा। और मेरे कम्युनिकेशन के कारण अगर बोरोवर अग्रीव्ड है, डिससैटिस्फाइड है, तो वो मेरे खिलाफ जा सकता नहीं। फ्रेंड्स आज हम सेक्शन 13 को यहां बीच में ही कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि सर यार आपने क्यों इतना जल्दी सेशन को कंप्लीट कर दिया, हमने सेक्शन 13 भी एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छा होता। फ्रेंड्स सेक्शन 13 मेरे मुताबिक एक बहुत क्रूशियल सेक्शन है, और मैं आपको ये पूरा क्रूशियल सेक्शन इतना मस्त समझा दूंगा। अब हमें सेक्शन 13 के दूसरे पार्ट को समझना है कि कैसे हम ये वाले पार्ट को फ्रेंड्स कैसे हम ये जो असेट्स का पोजेशन लेंगे, उसको बेचेंगे, ये सारी चीजों को हमें समझना है। एंड फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो फ्रेंड्स आज ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से वी विल हैव अ कंप्लीट 1.5 आवर सेशन, बट दिस इज इंटेंशनली केप्ट शॉर्ट दैट आपको इतना पार्ट पता चले, फिर हम सेक्शन 13 के नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स दिस वाज समथिंग फॉर टुडे। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर एट होम, you all are staying at home, you all are safe. प्लीज अभी बहुत ये स्प्रेड हो रहा है तो बहुत घर के बाहर मत जाना, अभी घर के अंदर रहना ही बहुत मुनासिब है। अब जो कुछ भी करना चाहते हैं घर से कीजिए। और फ्रेंड्स अब बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर्स लेके मैं आपके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे, पहले मेरे पास स्टूडियो नहीं था पर अब मैंने घर पे ही पूरा स्टूडियो सेटअप कर लिया है। सो नाउ विल बी एवरी डे ऑलमोस्ट एज पर द टाइम टेबल, मैं रेगुलरली आपके पास अवेलेबल रहूंगा so that you can watch this lectures। and हम धीरे धीरे, मैं बाकी सारे लेक्चर्स की तरह एकदम फास्ट में जाना नहीं चाहता, मैं एकदम धीरे धीरे एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन करके आपको लॉ पढ़ाने की इच्छा रखता हूं। सो आई अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। वापस से हम मिलते हैं एज पर योर शेड्यूल, बट अब हम रेगुलरली मिलते रहेंगे, कोई लेक्चर में रुकावट नहीं होगी, एंड हम धीरे धीरे सारे सेक्शंस को पढ़ते जाएंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस से हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 13 का इंटरेस्टिंग लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, एंड इस एक्ट के अंत की ओर हम बढ़ेंगे। सो दैट विल बी लाइक द कंक्लूडिंग लेक्चर्स फॉर दिस पर्टिकुलर। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.